तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी सर। अच्छा जी, ठीक है। यस। अच्छा, लेक्चर नंबर 2 में हम आज जो पढ़ेंगे वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में होगा, और जो वेरियस गोल्स है आप वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन से प्रॉब्लम्स है विच हैव लेड टू द नीड ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर यूसेजेस है रोज़मर्रा के मामूल में पानी जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे इस्तेमाल होता है, यानी जिस तरह एग्रीकल्चर यूज़ हो गया, डोमेस्टिक यूज़ हो गया और इंडस्ट्रियल यूज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मींस कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ को हम किस तरह यकीनी बना सकते हैं ताकि पानी के जो रिसोर्सेज है उसको हम महफूज कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के बारे में आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अगर आप में से कोई ऑलरेडी जानता हो इस टर्म के बारे में, इस वर्ड के बारे में, तो बताए ज़रा। सर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या डेवलपमेंट या ऐसे चीज़ें ऐसे इकदाम हम करें कि जो आज के रिसोर्सेज हैं जी जी। वो हमारे फ्यूचर जनरेशन या जो मुस्तकबिल के लोग हैं आने वाले लोग हैं उनके लिए भी रह जाए, ना कि वो एग्जैक्टली, सारे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। मतलब ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि प्रेजेंट के मौजूदा वक्त के हमारे जो डिमांड्स है उसको हम फुलफिल कर ले, लेकिन ऑप्टिमम तरीके से। इस तरह ना हो कि खुद गर्ज बन जाए और सिर्फ अपने ज़रूरियात को मद्देनज़र रखे और आने वाले जो नस्ली है उनके हो जो हक है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उसके ऊपर भी डाका डाले। ठीक है, इट मीन्स के टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, आज के ज़रूरियात भी पूरा हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर जनरेशन के जो नीड्स है उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना हो। ठीक है, meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This is sustainable development. Means ये कि रिसोर्सेज को इस तरीके से हम यूटिलाइज करें नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी जिस तरह पानी आपके पास एक नेचुरल रिसोर्स है, पानी को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि अपने जो हमारे ज़रूरियाती ज़िंदगी है, चाहे डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, चाहे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो, या चाहे एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हो, उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारे ज़रूरियात भी पूरा हो और ज़ाया भी ना हो, ताकि आने वाले वक्त में भी जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी महफूज हो। ठीक है। अच्छा, फिर है व्हाट इज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ है? तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये कि हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है उसको हम ऑप्टिमम से ऑप्टिमम यूज फार्म में यूज कर सके, यानी बेहतर तरीके से उस पानी के रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सके, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके, पानी की जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सके कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम उससे हासिल कर सके। तो दिस इज़ बेसिकली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग वाटर इन द मोस्ट ऑप्टिमम वे। और इसकी फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन इज कंजर्वेशन, यानी इसकी बुनियाद जो है वो आपके पास है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, इसकी सबसे बुनियादी जो है वो है तहफ़्फ़ुज़, यानी पानी की तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, तो अगर पहले तो यह है कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। और रिड्यूसिंग वाटर यूज़, पानी के इस्तेमाल को कम किया जा सके थ्रू इम्प्रूव्ड ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस। जो मौजूदा इक्विपमेंट से मशीनरी है उसको बेहतर तरीके से हम ऑपरेट करें, ऐसे जदीद मशीनरी से रिप्लेस करें जिसमें पानी का इस्तेमाल या पानी का जो ज़ाया होना है वो कम हो, कम से कम। ठीक है, तो दिस इज़ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। हमें चाहिए क्यों वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? हम क्यों सर ये वाइड्स? स्क्रीन हैक हो गया सर, आगे नहीं जा अच्छा, सबके पास इस तरह हो रहा है या? एक मिनट, नजर नहीं आ रहा स्क्रीन? रहा। आज स्क्रीन नजर आ रहा है लेकिन एक ही स्लाइड पे रुक है, कौन से स्लाइड पे रुका है? नंबर 3 पे। तो अच्छा, एक मिनट। अच्छा, चलिए। अब कौन सा स्लाइड नजर आ रहा है? वो नंबर 5। अच्छा चलिए ठीक है, बस अभी मैं नंबर 5 के ऊपर ही मौजूद हूँ। अच्छा जी, ये नंबर 4 स्लाइड था, नंबर 3
तो आपको नजर आए। नंबर 4 स्लाइड के ऊपर हमने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स के द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ताकि जो वाटर रिसोर्स है उसको हम ऑप्टिमम यूज, यानी ऑप्टिमम यूज मीन्स के जितनी उसको जितनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जितनी पानी की मकदार जितनी हम इस्तेमाल करें उससे ज़्यादा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूटिलाइज कर सकें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम मुस्तफ़ीद हो। और इसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है कि पहले तो ये कि हम पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए ताकि पानी जो है वो हमारे पास ज़ाया ना हो। और दूसरा ये कि जितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम इस तरह के इक्विपमेंट से, इस तरह के प्रोसीजर से रिप्लेस करें कि उसमें हमारे पास पानी का जो ज़ाया होना है वो कम से कम हो। और वाई डू वी नीड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हमें चाहिए क्यों ये। द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज आर फाइनाइट, दुनिया में जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिस तरह फॉर एग्जांपल वाटर, दीज आर फाइनाइट एंड ग्रोथ दैट इज अनमैनेज्ड एंड नॉट सस्टेनेबल विल लीड टू इंक्रीज्ड पॉवर्टी एंड डिक्लाइन ऑफ द एनवायरनमेंट। और अगर इसी तरह से हमने जो पानी का इस्तेमाल है, जो पानी का ज़ाया होना है, अगर इसी तरह चलता रहा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हुई तो आगे जाके गुर्बत का सबब बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन के कर्जदार हैं, तो इसलिए हमें इस तरह के पाथ चाहिए कि हम इफेक्टिवली बैलेंस कर सकें प्रोग्रेस को भी और अवेयरनेस को भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के ऊपर, कि हम जो है इस तरह से इस्तेमाल कर सके पानी को कि हम अपनी ज़रूरियात को भी पूरी कर ले और जो आने वाली नस्ली है उनके लिए कैसा इन्वायरमेंट भी छोड़े ताकि वो अपनी ज़रूरियात भी पूरा कर सके और उनमें अवेयरनेस भी हो। ठीक है, इन रिसोर्सेज के बारे में कि इसको किस तरह इफेक्टिवली हम यूटिलाइज कर सकते हैं। द गोल्स ऑफ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या गोल्स होने चाहिए हमारे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के। एक नंबर फर्स्ट, इक्विटी। इक्विटी मीन्स के उर्दू में क्या मतलब, बराबरी। ठीक है ना, जिस तरह इक्वल, यानी इक्विटी मीन्स के नेसेसिटी फॉर अ पीसफुल सोसाइटी। एक पीसफुल सोसाइटी के लिए जो है इक्विटी इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? इफ़ द रिसोर्सेज इन डिस्ट्रीब्यूशन इज इन एबंडेंट सप्लाई, अगर आपके पास पानी की मकदार जो है वो एबंडेंटली मौजूद है, यानी आप जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो है वाटर की सप्लाई की किल्लत है, स्केर्स मीन्स किल्लत, अगर आपके पास पानी की सप्लाई की किल्लत है, देन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटीज एन इशू, फिर आपके पास मसले बन सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया को देख ले, हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया का जो है पानी के ऊपर जंगें चलती चली आ रही है कि इस राइवर के ऊपर जो है पाकिस्तान का कब्जा है और फलां राइवर के ऊपर इंडिया का कब्जा है। ये पानी जो है इंडिया इस्तेमाल करेगा और ये पानी जो है ये पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर इंडिया आपके ऊपर जो है जो राइवर इंडिया से पाकिस्तान बह रहे हैं या जो पाकिस्तान से इंडिया बह रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के ऊपर बंद कर दे तो क्या पैदा होगा? जंगी सूरत हाल पैदा होगी ना। क्यों? क्योंकि पानी तो बेसिक नीड है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी, डोमेस्टिक के लिए भी और इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी। तो its main goal is to have equity in the society. In order to conserve water to help alleviate poverty, गुर्बत का खात्मा हो, भूख का खात्मा हो, ग़िज़ाइयत की कमी हो, बीमारियों की कमी हो। ठीक है, appropriate institutions and technologies which are established and implemented in a coherent and integrated fashion are increasingly needed to ensure sufficient, adequate and equitable access of water. पानी को पानी के तहफ़्फ़ुज़ को क्यों यकीनी बनाया जाए? ताकि हमारे पास आने वाले वक्त में गुर्बत ना हो, भूख ना हो, ग़िज़ाइयत की कमी ना हो और जो बीमारियां है वो भी हमारे पास कम से कम। What are the problems that have led to the need of water resource management? नंबर फर्स्ट, वाटर स्केरेसिटी, पानी की किल्लत। हमारे पास पानी की किल्लत जो है, दिस इज द मेन रीजन कि वाई हमें क्यों चाहिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि हम वाटर के रिसोर्सेज को क्यों प्रॉपरली मैनेज करें। क्योंकि हमारे पास पानी की किल्लत है। अगर किल्लत ना होती तो कोई ज़रूरत नहीं थी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, बस हमारे पास अबंडेंटली कोई चीज़ मौजूद है, हम जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर स्केरिसिटी है हमारे पास। तो वाटर स्केरिसिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इकोनॉमिक एंड फिजिकल वाटर स्केरिसिटी। दो में हम तकसीम कर सकते हैं कि एक इकोनॉमिक वाटर स्केरिसिटी और एक फिजिकल वाटर स्केरिसिटी। इकोनॉमिक वाटर स्केरिसिटी का क्या मतलब? इकोनॉमिक वाटर स्केरिसिटी का मतलब ये कि हमारे पास पानी तो मौजूद है, पर इसके वाटर इन नेचर इज अवेलेबल टू मीट लोकल डिमांड्स। हमारे पास पानी तो मौजूद है लेकिन हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, इतने इकोनॉमी के लिहाज से हम इतने अच्छे नहीं है
कि हम उसको प्रोवाइड कर सके, ठीक है, टू द कम्युनिटी। तो दिस इज इकोनॉमिक वाटर स्केरिसिटी, पैसों की वजह से या इंस्टीट्यूशनल जो इदारे है और फाइनेंशियल मीन्स की इकोनॉमी की वजह से ये हमें लिमिट करती है कि हम पानी को सप्लाई करें कम्युनिटी के लिए। तो दिस इज इकोनॉमिक वाटर स्केरिसिटी। सेकंड नंबर है फिजिकल वाटर स्केरिसिटी। फिजिकल वाटर स्केरिसिटी मीन्स कि आपके पास पानी ही नहीं है। तो पानी नहीं है तो उसका तो कोई हल नहीं है हमारे पास कि हम पानी की स्केरिसिटी को कम कर सके। आज तो फिजिकल स्केरिसिटी ऑफ वाटर इज चैलेंजिंग टू ओवरकम। पानी की किल्लत, अगर हमारे पास पानी की ही किल्लत है तो उसको तो ख़त्म करना नामुमकिन ही है। थ्रू कंजर्वेशन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स टू ओवरकम थ्रू कंजर्वेशन, यानी पानी के तहफ़्फ़ुज़ की से या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से तो हम पानी की किल्लत के ऊपर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन हम इस तरह के इकनॉमिक पॉलिसीज़ को, अपने इकनॉमिक पॉलिसी को इस तरह मॉडिफाइड कर सकते हैं ताकि हमारे पास वो लोग जो पानी की किल्लत फेस कर रहे हैं वो कम से कम हो, ठीक है। अपने इकनॉमिक यानी हम अपने इकनॉमी पॉलिसीज़ को इस तरह से मॉडिफाई कर ले कि जिन इलाकों में हमारे पास वाटर स्कैरिसिटी है उनको हम पानी जो है वो सप्लाई कर सके, ठीक है। तो समझ आ गई इन दोनों की कि इकोनॉमिक और फिजिकल वाटर स्कैरिसिटी में क्या फ़र्क है जी। यस सर। अच्छा जी। Large parts of the world are already experiencing significant water shortages or stress, and the situation is likely to worsen as global populations, economies, and consumption rates continue to grow. अभी भी जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है पानी की शार्टेजेस है और पानी की स्ट्रेस है, और आने वाले वक्तों में जो है ये और भी ख़राब होने वाली है। क्यों? एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, दूसरा ही कि इकानमी को अच्छे करने के चक्कर में जो है हम नेचुरल रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं। जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, तो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाटर को सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रही है। क्यों? ताकि वो अपने इकानमी को बेहतर से बेहतर कर सके। एंड कंजम्पशन रेट्स कंटिन्यू टू ग्रो, और हमारे पास वाटर की जो कंजम्पशन है वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज ट्रिपल्ड। पहले सदी में पॉपुलेशन 3 गुना ज़्यादा हुई है, लेकिन पानी का जो इस्तेमाल है डेट इज वो 6 टाइम्स इंक्रीज हुई है। तो दिस इज एन अलार्मिंग इशू कि पॉपुलेशन 3 गुना इंक्रीज हुई है और पानी की यूज जो है वो 6 गुना। क्यों? क्योंकि पानी की इकानमी को बेहतर करने के चक्कर में कुछ ममालिक जो है वो पानी को ज़ाया कर रहे हैं ताकि उनकी इकानमी बेहतर हो, ठीक है। Quality of water available resources has been degraded through human activities, including the excessive use of agrochemicals and the release of untreated sewage and industrial wastewater. और हमारे पास जो अवेलेबल पानी भी है, जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज है राइवर्स में या स्ट्रीम्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, उसकी क्वालिटी भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्यों? किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से किस तरह? फर्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स को जानते हैं आप लोग? व्हाट इज एग्रोकेमिकल्स? एग्रोकेमिकल्स सर ये सरिया और ये जो सरा होता है सर, जो डालते हैं उसमें, जो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं ना उसको एग्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हम केमिकल तो यूज कर लेते हैं फील्ड में, लेकिन फिर बारिश कुछ केमिकल जो है अपने साथ बहा कर ले जाती है और वो रनअप बनती है और वो आगे जाके किसी राइवर का हिस्सा बनती है, विच मीन्स जेट हमारे पास जो सरफेस वाटर है वो भी दिन ब दिन पोल्यूट होती जा रही है इस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो इस तरह के एग्रोकेमिकल्स हमारे पास होने चाहिए ताकि वो जो है पानी की क्वालिटी को ख़राब ना करे, ठीक है, ताकि यूज़र फ्रेंडली हो। इसके बाद द रिलीज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। और दूसरा ही कि हमारे पास इंडस्ट्री से जो सीवेज हमारे पास बन रहा है या हमारे घरों से भी जो सीवेज निकल रहा है ना, वो डायरेक्टली जो है जाके राइवरों में गिर रहा है विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट। कोई भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के से गो थ्रू होके वो राइवर का हिस्सा नहीं बन रही, बल्कि डायरेक्टली जो है वो जाके राइवर्स में गिर रही है। एंड दीज आर द रीजंस दैट व्हाई द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर गोइंग टू वर्सन डे बाय डे। थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स की तरफ देख ले कि हमारे पास 1.1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, 1 in every 6 डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। हर 6 में से तकरीबन एक बंदे को
क्लीन वाटर तक रसाई नहीं है आज के हालात में। 1.8 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज। हमारे पास वाटर की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, और उसकी वजह से जो है हमारे पास 1.8 मिलियन बच्चे जो है वो हर साल जो है वो मरते हैं। क्यों? किस चीज़ की वजह से? वो बीमारियां जो पानी की वजह से पैदा होती है। 40 बिलियन आवर्स हैव बीन स्पेंट ईच ईयर इन अफ्रीका टू कलेक्ट एंड हाल वाटर। अफ्रीका में जो है इतने आवर्स लोग जो है वो मेहनत करते हैं कि अपने लिए पानी को कलेक्ट कर सके ताकि उसको यूज कर ले फिर, क्योंकि वहां पे उनके पास इर्द गिर्द या कोई कुएं में वाटर टेबल जो है वो है ही नहीं, या तो पानी नहीं है, या अगर है भी तो वो इतनी डीप है कि उन तक उनकी एक्सेस ही नहीं है। 5.3 बिलियन, टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम वाटर शॉर्टेजेस बाई 2025। यानी टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वाटर शॉर्टेजेस में होगी बाई 2025। एक होती है वाटर शॉर्टेजेस और एक होती है वाटर स्केरेसिटी, ठीक है? इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वाटर स्केरेसिटी मीन्स पानी की किल्लत, और वाटर शॉर्टेजेस मीन्स कि पानी की कमी। तो पानी की कमी का मतलब ये होता है कि जो ज़रूरियात हो उससे कम हो हमारे पास। इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी है कि आपके पास इतनी पानी से अगर पर कैपिटा से इतनी पानी आपके पास कम हो, पर कैपिटा मीन्स पर हेड, पर कैपिटा से इतनी पानी आपके पास कम हो तो आपके पास वाटर शॉर्टेजेस है, और अगर आपके पास इससे भी कम हो तो फिर वाटर स्केरिसिटी है। एंड दिस वन इज मोर अलार्मिंग कि आपके पास पानी की किल्लत हो। तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं तो पहले तो वाटर शॉर्टेजेस आने वाली है, और फिर उसके बाद हम वाटर स्केरिसिटी की तरफ दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। स्ट्रेसेस ऑन फ्रेश वाटर। जस्ट वेट अ मिनट में, मुझे कॉल आ रही है, पिक कर दो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आवाज़ भी सही नहीं आ रही। आओ आओ। अच्छा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल आई थी। अच्छा, स्ट्रेसेस ऑन फ्रेश वाटर। अनप्रेसिडेंट डिमांड्स ऑफ वाटर सप्लाई। हमारे पास जो है डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है वाटर, फ्रेश वाटर के ऊपर। एक होती है फ्रेश वाटर, एक होती है साल्टी वाटर। फ्रेश वाटर आपके पास वो वाटर होती है जिसमें आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास 1% से कम हो, ठीक है? जिस पानी में साल्ट की कंसंट्रेशन 1% से कम हो वो होती है फ्रेश वाटर, और जिसमें 1% से ज़्यादा हो उसको कहा जाता है साल्टी वाटर। तो फ्रेश वाटर के ऊपर जो है दिन ब दिन स्ट्रेसेस बढ़ती चली जा रही है क्योंकि डिमांड्स बढ़ती चली जा रही है। इंक्लूड्स एग्रीकल्चर and irrigation and drainage, the provision of domestic water supply and sanitation, industry, energy production, changes in pattern of consumption as well as a result of industrialization or rural-urban shifts, migration and unaccounted for water। किन किन चीज़ों की वजह से हमारे पास फ्रेश वाटर के ऊपर जो है वो स्ट्रेसेस बढ़ती चली जा रही है? इरिगेशन की वजह से, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, रूरल एरियाज जो है वो दिन ब दिन अर्बन में शिफ्ट हो रही है। इन चीज़ों की वजह से हमारे पास जो है फ्रेश वाटर के ऊपर जो स्ट्रेसेस है वो इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज ह्यूमन कंजम्पशन भी जो है, पानी का इस्तेमाल भी दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, हम पानी को ज़ाया भी कर रहे हैं। जिस तरह
एक सिंपल सी मिसाल ये ले ले कि हमारे पास एक कार को हम सर्विस स्टेशन पे उसके ऊपर कितने लीटर्स पानी खर्च होता है। हालांकि उस कार को अगर हम बाल्टी में पानी लेके वॉश कर ले तो उसके ऊपर कम से कम पानी जो है वो ज़ाया हो सकता है। एक ग्लोबल राइज इन फ्रेश वाटर डिमांड, फ्रेश वाटर डिमांड में आपके पास दिन ब दिन फ्रेश वाटर डिमांड भी आपके पास दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर को ही आप यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए, पीने के लिए। साल्टी वाटर को तो आप यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए तो एक प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए होगा। ओवर यूज ऑफ एक्विफर एंड कंसिक्वेंट स्लो रिचार्ज, एक्विफर जो हमारे पास है उसकी ओवर यूज हम करें, यानी हमारे पास जेर ज़मीन जो पानी मौजूद है, ग्राउंड में हमारे पास जो पानी मौजूद है उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी जो रिचार्ज हो रही है वो हमारे पास स्लो हो रही है। एक्विफर्स को जानते हैं, ये ऑलरेडी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया भी था। डू यू नो एक्विफर्स? जी, आप लोगों को में से किसी को मालूम है व्हाट इज एक्विफर? जी, आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, तो आप सबको या तो आप सबको मालूम है कि व्हाट इज एक्विफर, या आप में से किसी को मालूम नहीं है कि व्हाट इज एक्विफर। सर एक प्रोफर सर, वो आपने जिस तरह बताया था कि दो हिल्स के दरमियान में जो एक इस तरह जो एक स्लोप बन जाती है, जो डेप्थ जगह बन जाती है, उसमें हमारे पास जो रेन होता है उससे जो पानी जमा हो जाता है सर, वो उसको हम कहते हैं। अरे यस नहीं सर। नहीं, नहीं, ये मैंने कब बताया था? मैंने तो इस तरह बिल्कुल नहीं बताया। एक्विफर मींस आपके पास ये देखिए, ये आपके पास है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल से जिसमें हम जिस तरह हम यहाँ पे एक कुआं कूदते हैं ना, एक वेल, और कुएं के जरिए हम जहाँ से यहाँ पे हमारे पास वाटर टेबल मौजूद है, तो कुएं के जरिए जो पानी हम निकालते हैं ना, तो कुएं के जरिए पानी हम किस चीज से निकालते हैं? एक्वेफर्स से। तो एक्वेफर्स आर बेसिकली जमीन के अंदर आपके पास वो रीजन्स जिसमें आपके पास या तो ओपन हो, चाहे उसमें कोई चीज हो, या चाहे उसमें साल्ट सॉरी सैंड हो, लेकिन जहाँ पे जमीन में वो पोर्शन जहाँ पे आपके पास सफिशिएंट पानी मौजूद हो, जिसको आप ड्रैग कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं अपने यूज के लिए, तो उस पोर्शन को कहा जाता है एक्विफर, ठीक है। ग्राउंड लेवल से नीचे जमीन के अंदर कुओं के जरिए जिन जगहों से हम पानी निकालते हैं ना, तो उन पोर्शंस को कहा जाता है एक्विफर। तो एक्विफर में आपके पास ये सैंड से फिल भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास खाली भी हो सकते हैं विदाउट सैंड, जहाँ पे आपके पास पानी, दैट इज नोन एज एक्विफर। तो एक्विफर से हम जो है पानी को निकाल तो रहे, लेकिन एक्विफर जो है अब हमारे पास यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन, जमीन में इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो रिचार्ज है हमारे पास एक्विफर्स का वो कम होता जा रहा है। किन चीज़ों की वजह से? पोल्यूशन की वजह से। अब जो जहाँ पे आपके पास नेचुरली जिस तरह की साइल थी, अगर उसी तरह की साइल अवेलेबल है तो आपके पास इन्फिल्ट्रेशन वही होगा जिस तरह पहले था। लेकिन आजकल के हालात में देखते हैं तो जहाँ पे हमारे पास पोल्यूशन है, जिस तरह प्लास्टिक वेस्ट जो है वो आजकल एक इशू बनता जा रहा है, तो अब यहाँ पे अगर हमने प्लास्टिक वेस्ट को डंप किया हुआ है, तो प्लास्टिक वेस्ट तो इस पानी को नीचे नहीं जाने देगा, तो इट मीन्स कुछ पानी चला जाएगा और कुछ पानी जो है ये प्लास्टिक जो है ये रोक लेगा। इट मीन्स द रिचार्ज इज स्लो एंड द डिमांड इज मोर, हम ज्यादा यूज करें और रिचार्ज कम हो रहे हैं। तो दिन ब दिन जो है वो वाटर टेबल अगर हमारे पास पहले यहाँ पे था, अब वाटर टेबल यहाँ पे आ गया है, कुछ अरसे बाद यहाँ पे चला जाएगा और कुछ अरसे बाद यहाँ पे चला, तो वाटर टेबल जो है वो दिन ब दिन नीचे चली जा रही है। इज इट क्लियर? यस सर। सर कंक्रीटिंग भी इसकी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल है, कंक्रीटिंग भी इसकी एक वजह है। अच्छा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, पुअरली डेवलप्ड वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। हमारे पास जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम्स है ना, जिन पाइप्स के थ्रू, जिन जो प्रोसीजर है जिसके जरिए हम वाटर को सप्लाई करें, वो भी हमारे पास पुअर है, वही पुराना सिस्टम है। और जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है वो भी हमारे पास ना होने के बराबर है। यानी जिस तरीके से हम पानी को सप्लाई करें ना उन किसी कम्युनिटी के लिए, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो पहले, आज पाकिस्तान में तो खैर ज़्यादातर इलाकों में वाटर सप्लाई है ही नहीं, लोगों ने घरों में खुद ही जो है कुएं बनाए हुए हैं। लेकिन जिन जिन इलाकों में वाटर की सप्लाई है, तो वाटर को सप्लाई करने के लिए जो पाइप्स है और जो निज़ाम है वो भी दरहम बरहम है। क्योंकि हम, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा अपने इलाकों में कि इसके जो जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर। तो हमारे पास जो पाइप्स है वो भी ख़राब होते जा रहे हैं, और जो उससे लीकेजेस भी हमारे पास होती जा रही है, ठीक है।
तो हमारे पास एक पुअर सिस्टम है वाटर को सप्लाई करने के लिए। सर और उसके बाद बाद जो में भी वेस्ट अभी ये मसला शुरू हो गया है सर। जी जी जो इतने डेवलप सर हैदराबाद में सर, इतना डेवलप एरिया है, यहाँ पर भी सर ये हाँ वाटर सप्लाई के जो पाइप से सर उसमें मसला आ गया बहुत ज्यादा। जो हाँ वाटर रिलेटेड डिजीज इंक्रीज हो गई है यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास है वाटर को सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो अच्छे नहीं है। दूसरा है कि उसकी जो है वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। और फिर उसके बाद है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, और पानी की जो वेस्ट वाटर हमारे पास है उसको भी ट्रीट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है। इनकम्प्लीट वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम, पानी को मॉनिटर करने के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई इनकम्प्लीट है। यानी इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वाटर प्राइसिंग प्रॉब्लम्स, वाटर प्राइसिंग प्रॉब्लम्स का ये मतलब है कि आपके पास जिस तरह जिन इलाकों में वाटर की सप्लाई होती है तो उनसे पर मंथ जो है चार्जेस लिए जाते हैं ना। अब हैदराबाद में कितने चार्जेस लिए जा रहे हैं मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, कितने चार्जेस लिए जाते हैं पर मंथ, यानी कितने पैसे लिए जाते हैं। जी आप में से किसी को इल्म है? सर यहाँ पर तो तकरीबन 6 महीने बाद बिल आते हैं 3400 रुपये। अच्छा, 6 महीने बाद बिल आता है 3400 रुपये, मीन्स 600 रुपये हम पर मंथ अगर हिसाब कर ले तो अब 600 रुपये पर मंथ, या 600 रुपये भी बहुत है कुछ इलाकों में जहाँ पे है तो ये 150। 5-10 साल पहले हमारे जलाला मर्दान में था, वो अभी भी वाटर टैंक तो अवेलेबल है लेकिन वाटर की सप्लाई स्कीम जो है वो खत्म हो गई है। तो उनके चार्जेस 100 या 150 रुपीज के लगभग थी, ठीक है। अब 200 रुपये जो है वो पर मंथ हम एक घर से पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो 200 रुपये दे रहे तो अब उनकी मर्जी है, चाहे उनको 10 लीटर पानी की जरूरत है और 100 लीटर भी यूज कर ले तो कोई इशू नहीं है। वो कहेंगे कि पैसे तो वैसे भी हमने 200 भी देने हैं, तो चाहे 10 लीटर यूज करे या चाहे 200 लीटर यूज करे। इसके बजाय अगर हम इस तरह कर ले कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लिख के कि 1000 लीटर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपसे हम 5 रुपए चार्जेस लेंगे या 25 रुपए चार्जेस आपके पास के ऊपर होंगे। अगर आप 2000 लीटर इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस जो है ये 50 रुपीज होंगे। अगर आप 5000 लीटर इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस जो है वो 100 रुपीज होंगी। अगर आप 10,000 लीटर इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस जो है ये 150 होगी। और अगर आप जो है 20,000 लीटर इस्तेमाल करेंगे पर मंथ तो आपके ऊपर चार्जेस जो है ये 2000 रुपीज होगी। अब यहाँ पे चार्जेस हमने 2000 रुपये कर दिए हैं। अब वो डर के मारे जो है ज्यादा पानी यूज नहीं करेंगे, जितनी जरूरत हुई उतना यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो यही सोचेंगे ना कि बिल ज्यादा आएगा फिर, ठीक है। तो अगर इस तरह की अप्रोच को यूज करें हम तो पानी की इस्तेमाल जो है वो जितनी उनकी जरूरत हो उतना ही पानी वो इस्तेमाल करेंगे, उसको जाया नहीं करेंगे। समझ आ गई है इस बात की? लेकिन सर इन चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है ये चीजें, डेवलप्ड कंट्रीज में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ये सर ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है लेकिन अक्सर यहाँ पर डेवलपमेंट मुश्किल है सर, कंट्रीज में। ठीक हमारे मुल्क में जिस तरह के वो गांव के साइडों पे तो लोग बिल्कुल बिलिंग नहीं करते, जो यहाँ पर शहर के साइड पे कुछ इलाकों में होता है वो भी दिस शहरों इज में नहीं होता। दिस इज सिनारियो इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये सिनारियो है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वहाँ पे तो लिटरेसी रेट भी कम है। यानी आपके पास वहाँ पे इलिटरेट लोग बहुत कम है। वहाँ पे एजुकेशन की जो लेवल है वो 90% से ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो अभी जो है 57-60% जो है वो आपके पास एजुकेशन की रेट है, बाकी 40% आपके पास एजुकेशन है ही नहीं। तो अब लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगा तो किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? आप बीआरटी को देख ले, बीआरटी में रोजाना जो लोग सफ़र कर रहे हैं ना, उसमें जो बीआरटी को यूज़ करना जानते हैं वो कोई प्रॉब्लम्स पैदा नहीं करते, लेकिन जिनको इलम नहीं है बीआरटी को किस तरह हम यूज़ करें तो देखे कितना दर्द सर उन लोगों ने बनाया हुआ है। और उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं करते जो बीआरटी का स्टाफ हो। तो इसी तरह जो वाटर को सप्लाई करने के लिए जो इदारे हैं तो उनके साथ भी अगर ये लोग कोऑपरेट कर ले तो कोई इशू नहीं है, आसानी से इंप्लीमेंट हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। अब जिस तरह एक और मिसाल में अगर आपको दे दूँ, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का आपने सुना भी होगा कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इलाके में किसी को कह दें कि हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग को डिजाइन कर सकते हैं कि वो अर्थक्वेक में अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके ऊपर गिरेगा नहीं, ताकि जाने बचाए जा सके, तो आपको यही कहेंगे कि भाई आप अल्लाह के कामों में जो है वो टांग लड़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन बहरहाल दिस इज ड्यू टू अनअवेयरनेस। अच्छा जी, फिर इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स कि हमारे पास जो है एक प्रॉपर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है मोस्ट ऑफ द एशिया में। यानी पाकिस्तान में अगर आप देख ले तो हमारे पास वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है कि हमारे पास पानी जो है वो एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। एक
इतना प्रोवाइड हो जितना कि डिमांड हो, और फिर जो वेस्ट वाटर हमारे पास बन रहा है उसको भी हम प्रॉपरली उसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, ताकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गो थ्रू होके फिर से हम ड्रिंकिंग पर्पजेज के लिए इस्तेमाल कर सके, या जो है आगे जाके हम इरिगेशन पर्पजेज के लिए इस्तेमाल कर सके। Asia and the Pacific region. Asia has heavy monsoons, rice fields, etc. So it seems to be a very green place, unlike Africa with massive water shortages. However, more than 100 million people in Southeast Asia and the Pacific lack access to safe water, and 185 million are without access to safe sanitation. Estimated 8,000 children die in this region each year from diarrhea caused by dirty drinking water or ingesting toilet germs. 35 बिलियन, दीज आर जस्ट स्टेटिस्टिक्स, ये कुछ नंबर है कि आपके पास एशिया में क्या सूरत हाल है पानी की वजह से जो मसले मसाइल बनते जा रहे हैं, ये उसकी थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स है। रीजन फॉर वाटर क्राइसिस इन एशिया। एशिया में वाटर क्राइसिस की रीजन क्या है, वाटर क्राइसिस हमारे पास क्यों एक चैलेंज बनता जा रहा है। नंबर फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज। जस्ट वेट अ मिनट। हेलो। अच्छा जी, तो वाटर क्राइसिस के जो रीजन है हमारे पास, एक तो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन हमारे पास बढ़ता चला जा रहा है, इन्वायरमेंट में एक चेंज आती जा रही है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज जो ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ आइस ऑन वेरियस माउंटेन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स या आइस जो हमारे पास पड़े हुए, वो पहले से अब तेजी से जो है वो मेल्ट होकर हमारे पास सरफेस वाटर में कन्वर्ट होके राइवर से गुजर होके सीज का हिस्सा बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फर्ज करें हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये पानी जो है जितना मोस्ट लाइकली कंडीशन में जितना मेल्ट हो रहा है, यहाँ से गो थ्रू के हम इसको यूटिलाइज करें और फिर आगे जाके जो है ये सीज में जा रहा है। लेकिन अगर इसके बजाय ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो, अब जितनी हमें ज़रूरत थी उतना तो हम इस्तेमाल करें, लेकिन जो एक्सेस वाटर है वो बगैर इस्तेमाल किए हुए जाके आगे जाके सीज का हिस्सा बन रही है, विच मीन्स डेट जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि वो एक वेस्ट बन के सीज में जा रही है, क्योंकि फिर तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सीज का पानी जो है समंदर से हम फिर यहाँ पे लाके ट्रांसपोर्ट कर सके। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट एन इकोनॉमिकल वे कि हम समंदर से लेके पानी को यहाँ पे लेके ट्रांसपोर्ट करके अपने लिए दोबारा से यूज कर लें। सेकंड नंबर है रिपेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। हमारे पास जो है इंडस्ट्रीज जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, रूरल एरिया जो है वो दिन ब दिन अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होती जा रही है। तो दीज टू आर द रीजंस कि आपके पास पानी की किल्लत का सबब बन रही है। थर्ड नंबर इज कंटिन्यूइंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले दुनिया में कितनी पॉपुलेशन थी, अब कितनी है, जिस तरह पाकिस्तान को देख ले, पहले 18 करोड़, फिर 20 करोड़, अब लगभग 24 करोड़ की आबादी है, आगे 10-15 सालों में 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो थर्ड वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। नंबर फोर्थ इज मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है उसकी मिस मैनेजमेंट है, उसको सही तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर रहे। आने वाले वक्तों में हमारे पास जो वाटर की किल्लत है ना, वो हमारे पास एक्चुअल फिजिकल स्केरिसिटी ऑफ वाटर से नहीं बनेगी कि हमारे पास पानी ही नहीं है। पानी तो है, लेकिन जो बड़ा मसला है वो ये है डेट देयर इज ए नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉपर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर प्रॉपर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो तो फिर हमारे पास कोई इशू नहीं होगा। अभी भी हमारे पास पानी जो है वो इतनी मकदार में मौजूद है कि उससे हम फ्यूचर के डिमांड्स को भी मीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो ताकि इससे गो थ्रू होके उसी पानी को दोबारा जो है हम
डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए भी यूज़ कर ले, इंडस्ट्री पर्पज के लिए भी यूज़ कर ले, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी यूज़ कर ले। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, pollution can be defined in a few ways. The appearance of some environmental quality for which the exposed community has inadequate information and is thus incapable of appropriate response. The introduction by humans directly or indirectly of substances into the environment resulting in deleterious effects as harm to living resources, hazards to human health, or hindrance to particular activities. Pollution means कि आपके पास वो एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं ना, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है और उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है। जिस तरह हमारे पास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है वो आगे जाके राइवर्स में बहती है फिर, और जो सर्विस वाटर रिसोर्सेज हमारे पास वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूट होती जा रही है। ठीक है, तो दिस इज पोल्यूशन के वो एक्टिविटीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है उसको दिन ब दिन जो है वो पोल्यूट कर रही है। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारे पास है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रीज में पानी तो यूज़ कर लेते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं होते। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ इंडस्ट्रीज के पास अब उन्होंने इस तरह के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाए हुए कि पानी को एक दफ़ा यूज़ करने के बाद दोबारा फिर से यूज़ कर सकते, फिर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके फिर यूज़ करते हैं, और फिर इतना अगर तो इस यूसेज के चक्कर में जो है इसको दोबारा यूज़ करने के चक्कर में कुछ पानी ज़ाया भी हो जाता है, तो कुछ इसके साथ फ्रेश वाटर दोबारा को यूज़ करके अपने काम चला लेते हैं। लेकिन जिन इंडस्ट्रीज में प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है और वो डायरेक्टली जो है वो वेस्ट वाटर ड्राइवर्स में जा रहा है, एंड डेट इज causing pollution more and more. Pollutants that threaten water supplies. Most widespread pollutants, especially in underdeveloping countries, is the discharge of raw sewage into natural waters. ये तो वही बात होगी जिस तरह पिछले स्लाइड पे मैंने बताया कि raw sewage means कि सीवेज आपके पास जिस फॉर्म में है, जिस हालत में है, उसी हालत में जो है आपके पास नेचुरल वाटर्स में जाके गिर जाए, विदाउट एनी ट्रीटमेंट आपके पास नेचुरल वाटर्स का हिस्सा बन रहा है। ठीक है, in the developing world, more than 90% of sewage water is discharged directly into rivers, lakes, and coastal water without any kind of treatment. Developing world means developing countries like Pakistan, जहाँ पे 90% से ज़्यादा जो गंदा पानी है, सीवेज का पानी है, वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो रहा है राइवर्स में without any treatment. So this is one of the main reasons of pollution of water. एग्रीकल्चर रनअप इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कुछ हिस्सों में एग्रीकल्चर रनअप भी जो है वो आपके पास एक पोल्यूशन का हिस्सा है। जिस तरह एग्रोकेमिकल्स के बारे में हमने बात की कि एग्रोकेमिकल जो है वो केमिकल जो एग्रीकल्चर लैंड में यूज हो रही है हमारे पास, तो वो भी आपके पास पोल्यूशन का एक हिस्सा बन रही है। along with urban storm water runoff and chemical waste dumped by industries, कुछ केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज डंप कर लेती है वो बारिश का पानी अपने साथ बहा कर ले जाती है, जो आके जाके पोल्यूशन का हिस्सा बन रही है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, फिर इसके बाद है यूसेज ऑफ वाटर के पानी जो है वो कौन कौन से सेक्टर्स में हम यूज कर रहे हैं। तो द यूज ऑफ वाटर में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट कंजम्पटिव यूज, सेकंड इज पार्शियल कंजम्पटिव यूज, थर्ड वन इज नॉन कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज का क्या मतलब? कंजम्पटिव यूज के लफ्ज से आप क्या समझते हैं कि व्हाट डज वी मीन बाय कंजम्पटिव यूज? अतीक आप बताएं, अतीक, कंजम्पटिव यूज। सर वो वाटर जो हम यूज कर जाते हैं। एग्जैक्टली, जो बस सिर्फ हम यूज कर लेते हैं और दोबारा जो है उससे कोई डिस्चार्ज भी ना हो, कोई वेस्ट वाटर भी जनरेट ना हो। ठीक है, बाकी के जितने भी ऑनलाइन है वो पता नहीं क्लास में कोऑपरेट नहीं कर रहे, ना मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। या तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही है या भी फिर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो अभी थोड़ा सा रिस्पांस दे दिया करें ताकि मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे ना। ठीक है, क्लास में, क्योंकि सिर्फ ये तो नहीं है कि लिंक के ऊपर आप क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर ले और अटेंडेंस प्रेजेंट मार लो। अच्छा, तो कंजम्पटिव यूज का मतलब ये है, कंजम्पटिव वाटर यूज इज वाटर रिमूव्ड फ्रॉम अवेलेबल सप्लाईज विदाउट रिटर्न टू अ वाटर रिसोर्स सिस्टम। जो अवेलेबल सप्लाईज है हमारे पास वाटर की, उससे हम ले लें लेकिन उसको हम रिटर्न ना करें, बल्कि हम पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लें। जिस तरह आपके पास इसकी मिसाल है इरिगेशन यूज। अब पाशी के लिए जो पानी है वो हमारे पास राइवर से आ रही है, और जब एक दफ़ा फील्ड में चली जाती है तो कुछ एवापोरेट होगी और कुछ नीचे जाके एब्जॉर्ब होगी, बल्कि और कुछ भी रनअप आपके पास जनरेट नहीं होगा।
तो मीन्स जितना भी पानी हम सप्लाई करें वो पूरा का पूरा जो है वो हम यूज करें। तो दिस इज कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। पार्शियल कंजम्पटिव यूज का क्या मतलब होगा कि कुछ पानी आपके पास यूज होने के बाद भी आपके पास जाके वेस्ट बन जाए और कुछ रन अप जनरेट हो आपके पास। तो पार्शियल कंजम्पटिव यूज में आपके पास कौन सी मिसाल हो सकती है? डोमेस्टिक यूज। अब डोमेस्टिक यूज अगर आप देख ले, अगर आप फर्ज करें हमारे पास सप्लाई जो है वो 100 लीटर है, तो हमारे पास जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा वो राउंड अबाउट 80 लीटर्स के करीब होगा। कुछ पानी जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ पानी आपके पास ग्लासेस में कन्वर्ट होगा, कुछ पानी इवापोरेट हो जाएगा। तो जो डिस्चार्ज वेस्ट वाटर हमारे पास बनेगा वो जो सप्लाई थी उससे कम होगी हमारे पास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है आपके पास। तो दिस इज पार्शियल कंजम्पटिव यूज। नॉन कंजम्पटिव यूज, नॉन कंजम्पटिव यूज के जितना पानी हम सप्लाई करें उतना ही पानी हमारे पास आगे जाके बहे भी, यानी उसमें कोई पानी इस्तेमाल ही ना हो। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? इसकी मिसाल हो सकती है हमारे पास डैम्स। इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं ना ड्रेम्स के थ्रू, तो उससे हम बिजली जनरेट कर लेते हैं और वही पानी जो है आगे जाके स्पिलवे के जरिए जो है आपके पास फिर आगे जाके बहता भी है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एवापोरेशन में कुछ पानी ज़ाया हो जाता है, और या जहाँ पे आपके पास अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही हो तो थोड़ी बहुत आपके पास इसमें लॉसेज हो जाती है। लेकिन बहरहाल दिस इज नॉन कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, एंड इरिगेशन यूज वाज कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? जी, इज इट क्लियर और नॉट? यस आप सर। लोगों को अच्छा जी, एक मिनट जरा। अच्छा, तौसीर अहमद माइक्रोफोन ऑन करे जरा। जी सर। अच्छा, आपको सब चीज़ों की समझ आ रही है या सिर्फ वैसे ही सुन रहे हो? थोड़ा बहुत आ गया है सर। अच्छा, तो जो थोड़ा समझ आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत को समझने की जरूरत है। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपको समझना है, तो आप तो एक्टिव है ना, तो क्वेश्चन पूछ लिया करें, जिस तरह अतीश जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है यस सर, यस कंटिन्यूसली। सर। ठीक है, तो बस पार्टिसिपेट कर लिया करें क्लास में। शाकिर जी अहमद, सर। शाकिर अहमद आप मुझे सुन रहे हैं? माइक्रोफोन ऑन करें। अच्छा सर बस जी अब मैं यूनिवर्स जी बात है ज़्यादा। अच्छा सर जी जी यूनिवर्सिटी तो जमानो सर क्लास नशमा सर अच्छा ठीक है, बस अभी तो आप क्लास में नेट चैट सेक्शन में आप कमेंट कर ले, फिर अगर आप क्लास को तो ज्वाइन करना अटेंडेंस चाहते हैं लगाए सर। चैट सेक्शन में अपने आईडी नंबर को कमेंट कर दे, ठीक है? अच्छा अच्छा। ओके सर। Poor use of water, rapid population growth and increasing water consumption of agriculture, industry and domestic have strained the world's freshwater resources. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस आ रही है वो किन किन चीज़ों की वजह से? एक तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, और दूसरा ये जो इंक्रीजिंग वाटर कंजम्पशन है हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में या डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए, दीज आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेसेस ऑन फ्रेश वाटर डे बाई डे। Due to expanding human population, competition for water is growing such that many of the world's aquifers are becoming depleted. This is due to overuse of water. World's aquifers are depleting day by day, means depletion means कमी। तो वर्ल्ड के एक्विफर्स यानी ग्राउंड वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है, वाटर टेबल जो है वो नीचे हमारे पास दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। एंड दिस इज द रीजन, दिस क्यों? ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ वाटर। और आगे जाके जो है ज्यादा लड़ाइयाँ जो है वो पानी के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि पानी तो बेसिक नीड है, पानी के बगैर जिंदगी कैसे मुमकिन है? तो अगर पानी की हमारे पास किल्लत हो तो कंट्रीज इसी के ऊपर लड़ेंगे कि इस राइवर के पानी के ऊपर हमारा कब्जा है, कहेगा कि नहीं हमारा कब्जा है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑलरेडी आज़ादी से लेकर अब तक जो है कुछ राइवर्स के ऊपर जो है वो इश्यूज चलती चली आ रही है। ग्लोबल वाटर यूज, मोस्ट ऑफ द वाटर वर्ल्ड वाइड इज यूज टू इरीगेट क्रॉप्स। दुनिया में जितना भी पानी है ना उसमें सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है। जिस तरह पाकिस्तान को आप देख ले तो पाकिस्तान में भी जो इकोनॉमी जो मेन जिस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है वो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके पास पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो आपके पास यूज हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो ज्यादा यूज होता है इरिगेशन पर्पज के लिए। Availability of fresh water, population size, and economic conditions affect how people use water. These are the factors which can affect the use of water.
अच्छा, रेजिडेंशियल वाटर यूज, हमारे पास जो रेजिडेंशियल वाटर यूज है उसको थोड़ा सा देख ले कि रेजिडेंशियल वाटर यूज हमारे पास क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो 300 लीटर जो है वो पर हेड जो है, यानी पर पर्सन, यानी पर कैपिटा जो है वो 300 लीटर जो है वो पानी जो है रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। 300 लीटर इज टू मच पर पर्सन। 300 लीटर पानी जो है पर पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा है। 300 लीटर आर इक्विवेलेंट टू 80 गैलन्स, क्योंकि एक गैलन जो है वो आपके पास 3.78 लीटर लगभग इस तरह की बराबर है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उसमें इसकी जो वैल्यू है वो 135 टू 150 वैल्यूज है कि 135 टू 150 लीटर जो है दिस इज द डिमांड पर कैपिटा पर डे। इतना लीटर पानी जो है, इतना लीटर पानी जो है, पर कैपिटा मींस पर पर्सन और डी मींस पर डे। एक दिन में एक बंदे के लिए इतनी पानी को सप्लाई किया जा सके कि 135 टू 150 लीटर हो, तो 135 टू 150 लीटर इज सफिशिएंट फॉर हिज यूज। लेकिन यूएस की तरफ देख के तो दे आर यूजिंग 300 लीटर, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि हमारे पास ये अब ये ज्यादा पानी जो है ये वेस्ट कर रहे हैं। और आगे जाके जो है यही डेवलप कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज को फिर लेक्चर्स देते हैं कि आप लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज को जाया कर रहे हैं। अबाउट हाफ ऑफ द वाटर यूज्ड इज यूज्ड इनसाइड द होम, washing, cooking, drinking, toilet flushing, etc. The other half is used outdoors for watering lawns, washing water cars, etc. यानी इनकी इस 300 लीटर पानी में जो है वो 150 लीटर जो है इन एक्टिविटीज के लिए यूज कर रही है, जबकि बाकी के 150 लीटर जो है वो इन एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, यानी ऐश व इशरत के लिए। ठीक है ना, देखे कि वॉशिंग कार्स, वाटरिंग लॉन्स, इन चीजों के लिए, और जो बेसिक नीड्स है उसके लिए भी 150 लीटर यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वाटर यूज used to manufacture goods, to dispose of waste, to generate power and to cool power plants. इंडस्ट्रीज में जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं ना उनको कूल डाउन करने के लिए भी वाटर को यूज किया जाता है। इट टेक्स 1000 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम। 1 kg एल्यूमिनियम को बनाने के लिए 1000 लीटर पानी चाहिए। इसी तरह आपके पास इतने लीटर पानी चाहिए एक गाड़ी को बनाने के लिए। तो मैन्युफैक्चर अ कार, दिस मच लीटर ऑफ पानी इज रिक्वायर्ड। अब देख ले, दिस इज अ ह्यूज नंबर। इतना पानी 5 लाख लीटर जो है वो पानी चाहिए सिर्फ एक गाड़ी को बनाने के लिए। तो अब डेवलप कंट्रीज को देख ले, उनकी तो इकानमी बेहतरी इसीलिए है, उनके पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, वो अच्छे अच्छे गाड़ियां बना रही है, टेस्ला हो गया या BMW, मर्सिडीज। तो एक एक गाड़ी के ऊपर इतना लीटर पानी जो है ये वेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वाटर यूज जो है वो आपके पास वर्ल्ड वाइड जो यूज है उसमें ऑलमोस्ट 19% जो है 19% ऑफ द वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। 81% जो है ये अदर वाटर यूजेज है, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर भी हो गया, डोमेस्टिक भी और एनी अदर भी। फिर है एग्रीकल्चर वाटर यूज, दो हो गए आपके पास, एक रेजिडेंशियल वाटर यूज, इंडस्ट्रियल वाटर यूज, फिर है एग्रीकल्चर वाटर यूज। एग्रीकल्चर वाटर यूज, इरिगेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग प्लांट्स विद वाटर फ्रॉम सोर्सेज अदर देन डायरेक्ट प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन के अलावा जो है, यानी आपके पास मर्दान को देख ले, चरसद्दा को देख ले, पेशावर को देख ले, सवाबी, नौशहरा, आपके पास यहाँ पे प्रिसिपिटेशन तो होती है, लेकिन प्रिसिपिटेशन का पानी जो है डेट इज नॉट इनफ कि वो जो है कल्टीवेट कर सके फसलों को। यानी प्रिसिपिटेशन के साथ साथ हमारे पास प्रिसिपिटेशन प्लस हमारे पास इरिगेशन के लिए भी अगर कुछ पानी हो तो दीज टू जो है कंबाइनली जो है दिस विल बी सफिशिएंट इनफ क्रॉप्स के लिए, ताकि क्रॉप्स को हम उगाए, फसलों को उगाया जा सके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रिसिपिटेशन इनफ नहीं है, इसके साथ इरिगेशन का भी चाहिए। हाई प्रेशर ओवरहेड स्प्रिंकल्स आर द मोस्ट कॉमन इन द यूएस। स्प्रिंकल का नाम कभी सुना है? स्प्रिंकल इरिगेशन का, स्प्रिंकल इरिगेशन। यस सर, पिछले एक स्लाइड में उसकी पिक्चर भी थी सर। अच्छा, ये इससे पहले ये वाली। एग्जैक्टली, दिस इज स्प्रिंकल इरिगेशन। ठीक है, स्प्रिंकल इरिगेशन का मतलब ये होता है कि अगर अपने इलाकों में आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारे पास फर्ज करें दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ये हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है। तो इस पीस ऑफ लैंड में जो किसान होते हैं वो इस तरह के बाउंड्रीज बना लेती है, फर्ज करें 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे वो एक वाटर सप्लाई के लिए एक छोटी सी ब्रांच को बनाया जाता है, जहाँ से 1 बाई 1 जो है इन खेतों को पानी सप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर इस सिस्टम को आप देख ले तो अब फर्ज करें इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपके पास जो पौधे हैं वो एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है,
और एक लाइन यहाँ पे है, ठीक है। अब पानी जो है दिस इज नोन एज फ्री फ्लडिंग, बस हमने पानी जो है वो खेतों में छोड़ दिया है। अब पहले कुछ पानी यहाँ तक पहुंचेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन पहले अगर यहाँ पे पहुंचेगा तो कुछ पानी जो है वो पहले तो जमीन इब्जार्व करेगी, जब जमीन इब्जार्व करना छोड़ देगी फिर ही आगे जाके ये बहना शुरू होगा। इट मीन्स के 100 में से तो ऑलमोस्ट 60-70% जमीन इब्जार्व कर लेती है, तो हम अपने पानी को वैसे ही जाया करें। इसके बजाय हम क्या कर सकते थे कि हम पार्टिकुलरली जो है यहाँ पे फिर से दोबारा देख लें कि हम पार्टिकुलरली जो है जहाँ पे हमने पौधे लगाए हुए उसी पौधों के जरिए यहाँ पे हम इसके साथ कोई एक पाइप अटैच कर ले और उस पाइप में हम सुराख कर ले ताकि इस पर्टिकुलर लाइन को सिर्फ हम वाटर सप्लाई कर ले। अब हर एक पौधे को जो है पानी सप्लाई होगा, बेहतर तरीके से सप्लाई होगा और कम से कम पानी जो है वो हमारा इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर? इसकी समझ आ गई है? जी यस सर। यस अच्छा, सर। और एक हम तो ये हमारे पास ये एक मेथड हो गया इरिगेशन के लिए, और एक हमारे पास होती है स्प्रिंकल इरिगेशन। जी, एक होती है हमारे पास स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन का क्या मतलब होता है? स्प्रिंकल इरिगेशन मींस कि हमारे पास अगर आपने जो माउंटेनियस रीजन होते हैं ना, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अब परस करे एक मिनट, लेट मी रिमूव द इंक। अब परस करे हमारे पास जो है ये एक पहाड़ है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक पहाड़ है। अब इन पहाड़ों में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो दामन में कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ फील्ड बनाए होते हैं, फिर यहाँ पे बनाए होते हैं। इस तरह यहाँ पे जिन जिन जगहों पे हमारे जो थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन हो तो वहाँ पे वो बना लेते हैं फ्लैट्स को, ठीक है, फील्ड्स को बना लेते हैं टू कल्टीवेट क्रॉप्स। अब इस इस इलाके में, इस माउंटेन में अब किस तरह से फ्री फ्लडिंग तो अब हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर सकते कि हम पानी को यहाँ पर लेकर आए और फिर इसको गो थ्रू हो, पहले ये इरिगेट हो, फिर यहाँ पे कुछ पानी वेस्ट भी होगा, फिर यहाँ तक पहुंचे। दिस इज नॉट एन इकोनॉमिकल वे। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसमें स्प्रिंकल्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे एक पाइप को लगा के इससे पानी जो है वो स्प्रिंकल होता है, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब दिस इज स्प्रिंकलिंग। अब प्री फ्लडिंग के बजाय ये स्प्रिंकल कर रहा है वाटर को इन पौधों के ऊपर, तो इनको पानी भी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और जमीन में नीचे जो है ये पानी नहीं जा रहा, यानी हमारे पास इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रही और पानी जो है वो जाया नहीं हो रहा, ठीक है। So we are using the water in a most efficient way. So this is known as sprinkle irrigation. This method is inefficient because near half of the water evaporates before it ever reaches the plant roots. अब फ्री फ्लडिंग से तो स्प्रिंकल हमारे पास बेहतर हुआ कि हम स्प्रिंकल इरिगेशन कर ले, लेकिन स्प्रिंकल इरिगेशन में भी क्या मसला है, ये भी इनएफिशिएंट है। वजह क्या है कि जिस तरह अब जब हम पानी को स्प्रिंकल करते वक्त जो है कुछ पानी हमारे पास एवापोरेट हो जाते हैं और कुछ जो है वो नीचे गिर जाता है, तो अब एवापोरेशन में भी ढेर सारे लॉसेस हो रही है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, एनी आइडिया? सर जरा ज्यादा कंडेंस वाटर यूज करेंगे तो उसके भी नहीं नहीं नहीं, इरिगेशन का सब्जेक्ट जो है ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ा है या आप लोगों के 8th सेमेस्टर में है? 8 सेमेस्टर में पढ़ेंगे सर, 8 में। अच्छा, 8th सेमेस्टर में जब आप इरिगेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में है 8th सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे तो ये इसमें होते हैं, एक होती है फ्री फ्लडिंग, जिस तरह मैंने लफ्ज यूज किया फ्री फ्लडिंग, एक इसमें होती है स्प्रिंकल इरिगेशन, ठीक है, इसमें और भी अकसाम है, फरो इरिगेशन इसमें एक होती है फरो, और एक इसमें एक होती और है ड्रॉप वाली इरिगेशन होती है सर। ड्रॉप वाली। हाँ, वो ड्रॉप लगा होता है जिसमें से हर पौधे के एग्जैक्टली नीचे वो एग्जैक्टली और उसको कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। जिस तरह हम इंसानों को ड्रिप देते हैं ना, इसी तरह पानी को भी ड्रिप के जरिए जो है वो पानी प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मीन्स अब एक पौधा यहाँ पे लगा हुआ है, एक दरख्त यहाँ पे है, एक दरख्त यहाँ पे है, तो पार्टिकुलरली जो है इसके साथ इस तरह का कोई सेटअप लगाया जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ इस पौधे को ये ड्रिप के जरिए जो है पानी प्रोवाइड कर ले। तो बाकी की जितनी भी जमीन है उसको हम पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बल्कि जहां पे हमारे पास पौधे या दरख्त लगे हुए सिर्फ उसी को हम ड्रिप्स के जरिए जो है ये पानी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ड्रिप इरिगेशन इज मोर एफिशिएंट देन स्प्रिंकल इरिगेशन। तो स्प्रिंकल इरिगेशन के बजाय फिर हमारे पास ड्रिप इरिगेशन जो है ये उससे भी बेहतर है। फर्ज करे इस तरह देख ले कि ये हमारे पास एक फील्ड है और इस फील्ड में इस लाइन में हमारे पास यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और फिर इसके साथ यहाँ पे हम एक पाइप को सब प्रोवाइड कर दे, एक वाटर पाइप को, और इस वाटर पाइप में यहाँ से पे हम एक सुराख कर ले,
इस पौधे के लिए, इसी तरह यहाँ पे एक सुराख कर ले इस पौधे के लिए, इस तरह यहाँ पे एक सुराख कर ले इस पौधे के लिए। तो दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन एंड दिस इज मोर एफिशिएंट देन स्प्रिंकल इरिगेशन। द रीजन इज दैट यहाँ पे आपके पास एवापोरेशन के चांसेस जो है वो बहुत मिनिमम होते हैं, इट्स मिनिमम। तो एवापोरेशन में भी कुछ लॉसेस नहीं होती। तो इस तरह के मेथड्स को यूज करके जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो वाटर यूज हमारे पास हो रहा है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाटर यूज को देख ले अराउंड द ग्लोब, तो 67% ऑफ वाटर इज यूज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द रिमेनिंग 33%, इसमें कुछ 18-19% जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो बाकी क्या बच जाते हैं आपके पास डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो 67% जो है आपके पास एग्रीकल्चर जो है उसके लिए पानी यूज हो रहा है। अब 67% इज टू मच। अब इसमें भी देख लें कि 67% हम यूज करें और उसमें हम अब जितने भी स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया या ड्रिप इरिगेशन हो गई, इसमें से कोई एक भी आपने ऑब्जर्व किया है अपने इलाकों में? सर फ्लड का सिर्फ यूज किया है, ये हाँ, होता ये है। जो प्री फ्लडिंग है सिर्फ यही आपने ऑब्जर्व किया होगा। और ये जो प्री फ्लडिंग भी होती है ना, तो इसमें भी हमारे पास खेतों तक पानी पहुंचने से पहले पहले जो है, अब जिसके लिए जिस तरह ये ब्रांच केनाल होती है ना, इसमें जो पानी हमारे पास आ रहा है ये भी तो मिट्टी का बना होता है, तो इसमें भी नीचे जो है आपके पास इनफिल्ट्रेशन होती है। तो पानी यहाँ तक पहुंचने से पहले पहले जो है वो इसमें भी कुछ लॉसेस हो जाती है, तो यहाँ तक बहुत कम पानी पहुंचता है। इसीलिए कुछ ढेर सारी जमीनें हमारे पास इस तरह भी है। चारसद्दा जो है एक प्लेन एरिया है, पेशावर भी एक प्लेन एरिया है, लेकिन इसमें भी ढेर सारे इस तरह की जमीन है जहाँ जिसके लिए हमारे पास पानी नहीं है कि हम उसको इरिगेट कर सके, क्योंकि जो पानी को सप्लाई करने के लिए जो हमारे पास जो चैनल्स वगैरह बने हुए ना, वो अभी भी मिट्टी के ही बने हुए हैं और उसमें इनफिल्ट्रेशन हमारे पास हो रही है, तो उसमें ढेर सारी लॉसेस तो उसमें हो जाती है। तो इसके बजाय हम अगर लाइन केनाल को यूज कर ले, लाइन केनाल मतलब ये कि उसका बेस जो हो वो हमारे पास कंक्रीट या कोई इस तरह का मटेरियल का बना हो कि उसमें हमारे पास इनफिल्ट्रेशन ना हो, सीपेजेस ना हो, लॉसेस हमारे पास कम हो। तो लाइन केनाल्स आर बेटर टू यूज इंस्टेड ऑफ अनलाइन केनाल्स। लाइन मींस कि उसके ऊपर हम कंक्रीट वगैरह का कुछ वर्क कर लें, ठीक है। इज इट क्लियर? सर अभी ये लाइन केनाल काफी हद तक यूज हो रहे हैं सर। अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि यूज कर ले, लेकिन अभी भी नहीं है। देख ले आप चारसद्दा में देख ले कि जितने भी, या मर्दान में जितने भी मैंने ऑब्जर्व किए हैं, तो अभी भी लाइन केनाल तो मुझे नजर नहीं आ रहे, बहुत कम है, ठीक है। यस सर, लेकिन अभी हम हमारे तो जो इतने कहते हैं उसमें अक्सर में हमने लाइन केनाल यूज किए। अच्छा, तो बस बेहतर है ना, लाइन कैनाल यूज करना बेहतर इसलिए है क्योंकि जितना पानी जितना डिस्चार्ज आपके पास उन कैनाल में बहेगा उतना ही आगे जाके जो है, अगर 100% बह रहा है तो उसमें से 90 to 95% जो है वो सप्लाई हो जाएगा। सिर्फ लेस चांसेस होगी कि 5% जो है वो लॉसेज हो। लेकिन अगर अनलाइन कैनाल हो तो उसमें तो ऑलमोस्ट 40-50% लॉसेज हो जाती है, तो सिर्फ 50% जो है वो हमारे खेतों तक पहुंच जाता है, ठीक है। Waste management projects for thousands of years, humans have altered streams and rivers to make them more useful. सालों से जो है, हजार सालों से जो है इंसान जो है ये जो पानी का नेचुरल जो बहाव है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि उस पानी को हम अपने लिए यूटिलाइज कर लें। फॉर एग्जांपल वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स। वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स में आपके पास हो गए एक कैनाल। कैनाल कैन बी यूज टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम रिवर्स और स्ट्रीम्स अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस। कैनाल्स को हम बनाते हैं किस चीज़ के लिए? ताकि हम जो नेचुरल रिवर्स है उससे हम पानी को डाइवर्ट कर सके अपने इस्तेमाल के लिए, इरिगेशन पर्पजेस के लिए या ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए। लेकिन अगर हम टू मच वाटर जो है वो विड्रा कर रहे हैं एक राइवर से, तो इट में लीड टू रन द राइवर ड्राई। आपके पास ये राइवर की खुश्क बनने की सबब भी बन सकती है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है उससे विड्रा कर लें। Dams and reservoirs are built across rivers to control the river's flow. The water behind the dam forms a reservoir. एक रिजर्वायर बन जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल रिजर्वायर। जो नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं वो उसमें आपके पास एक होती है पॉन्ड्स और एक होती है लेक्स। लेक्स और पॉन्ड्स में क्या फ़र्क है? आप में से किसी को इल्म है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स? अच्छा, हमारे पास ये परस करें, अगर हमारे पास ये एक माउंटेनियस रीजन है ना, अब इसका पानी जो है यहाँ पे परस करें आपके पास यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है और यहाँ पे हमेशा के लिए कड़ा रह जाता है। तो अब छोटे से पोर्शन के ऊपर हो, छोटा सा हो इसका साइज, तो इसको पांड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज स्केल के ऊपर हो, ढेर सा इलाका इसने घेरा हुआ हो, इसके लिए कोई खास स्केल तो नहीं है, लेकिन अगर ढेर सारा इलाका इसने घेरा हुआ हो तो इसको फिर कहा जाता है लेक्स, ठीक है। दोनों सेम ही चीजें हैं, लेकिन आर स्मॉल स्केल इट इज नोन एज पॉन्ड्स and on large scale it is known as lakes. So these are natural reservoirs and this dam is a man-made reservoir, यानी एक artificial reservoir है आपके पास।
रिजर्वायर को क्यों हम बनाते हैं, ताकि उसके जरिए हम फ्लड्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जिस तरह इस स्ट्रक्चर को देख ले, फ्लड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उस पानी के डेप्थ को हम बढ़ा सकते हैं कि उसका वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो, और इससे जाके आगे जाके जो है ये जो ऊपर पोर्शन है, ऊपर इलाके हैं, इसमें हम इरिगेशन पर्पजेज के लिए भी यूज कर ले, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज कर ले, ड्रिंक पर्पजेज के लिए भी यूज कर ले। डिस्टर्बिंग अराइवर्स फ्लो कैन काज प्रॉब्लम्स, फ्लडिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम, सेडिमेंट बिल्डअप। राइवर्स फ्लो जो है इसको जब हम डिस्टर्ब करते हैं ना, अब ये हमारे पास एक राइवर है और यहाँ पे इसको पानी को रोकने के लिए अगर हम कोई स्ट्रक्चर बना लें तो अब पानी तो यहाँ पे रुक जाएगा, लेकिन इससे कुछ मसले भी बनते हैं। उसमें जो एक मसला है आपके पास फ्लडिंग का बन सकता है। फ्लडिंग का किस तरह से, कि जो पानी की जिस तरह डैम्स, कुछ इलाकों में डैम्स की मुखालिफत लोग क्यों करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि डैम्स तो चलो बन गया, उससे पानी की लेवल बढ़ गई, बिजली वगैरह जनरेट होगा, लेकिन चूंकि वो पानी की सतह जो है वो लोगों की आबादियों के ऊपर हो जाती है, तो फिर खतरा बन जाता है फ्लडिंग का, कि अगर डैम टूट गया तो हमारे पास पानी आएगा और हमारी जानों को, मालों को खतरा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम जो है ये आपके पास डिस्टर्ब हो जाती है। इकोसिस्टम को जानते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम? जी, डू यू नो इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में आपको आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, इकोसिस्टम मींस, जी जी, सर जो हमारा ह्यूमंस का इंटरेक्शन है सर एटमॉस्फेयर के साथ। एग्जैक्टली 100% राइट। और इंटरेक्शन, Ecosystem इंटरेक्शन, means sir home system. इकोसिस्टम मींस Home दोबारा बताएं, system sir. क्या मतलब हुआ है, जरा एक्सप्लेन करें। अच्छा, इकोसिस्टम मींस के द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास फर्ज करें एक ट्री है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ट्री है, नीचे साइल है, ठीक है। नाउ दिस ट्री इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट फॉर इट्स सर्वाइवल इट डिपेंड्स अपॉन साइल। साइल के ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर, और यहाँ पे सन। सन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, साइल के ऊपर भी डिपेंडेंट है, वाटर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ट्री itself is a living organism, but water, soil, and sun are non-living components. The interaction of these is known as ecosystem. तो आपके पास इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाती है रिवर्स फ्लो को हम जब रोक लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ पानी जो है वो आपके पास अगर आगे जाके सप्लाई हो रहा था किसी ट्रीज वगैरह को, तो अब वो नहीं पहुंच रहा उसके लिए, तो वी आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे सेडिमेंट बिल्डअप। सेडिमेंट बिल्डअप मींस के जो वाटर होता है आपके पास, उसमें आपके पास ज़रात होते हैं ना साइल के। अब यहाँ पे अगर पानी रुकेगा, यहाँ पे पानी जो है वो रुकेगा कुछ देर के लिए, तो इसमें जो सेडिमेंट्स होंगे वो नीचे जाके सेटल होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे नीचे जाके बेड के ऊपर जो सेडिमेंट जो है वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, एंड दिस विल बिल्ड अप द सेडिमेंट्स। दीज आर द प्रॉब्लम्स which are due to disrupting the natural flow of a river. कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी की तहफ़्फ़ुज़ को, कंजर्वेशन मीन तहफ़्फ़ुज़, तो पानी की तहफ़्फ़ुज़ को हम किस तरह कर सकते हैं, पानी की तहफ़्फ़ुज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। एक्सेसिव एंड अनप्लान्ड यूज ऑफ वाटर हैज़ डिप्लीटेड और वाटर रिसोर्सेज। वाटर कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल द पॉलिसीज, strategies and activities made to manage fresh water as a sustainable resource, to protect the water environment and to meet current and future human demand. ये सेंटेंस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे पास वाटर कंजर्वेशन से हमारे पास क्या मतलब, कि वो पॉलिसीज, वो स्ट्रेटजीज और वो एक्टिविटीज जिससे हम पानी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, और इसके जो लॉसेज हो, जो वेस्टेज है हमारे पास इस पानी की, वो कम से कम हो, ठीक है। दिस इज वाटर कंजर्वेशन। Hence, there is immediate need for the conservation of water. Domestic conservation. अब डोमेस्टिक कंजर्वेशन मींस के डोमेस्टिक लेवल पे हम किस तरह पानी को कंजर्व कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूसेज के बारे में तो हमने पढ़ा ना, डोमेस्टिक यूसेज हो गया, इंडस्ट्रियल यूसेज हो गया, एग्रीकल्चर यूसेज हो गया, लेकिन अब डोमेस्टिक लेवल पे हम पानी के तहत उसको किस तरह यकीनी बना सकते हैं। वेरीफाई योर होम इज लीक फ्री। हमारे घर में जो पाइपिंग सिस्टम है, जो फॉसेट्स वगैरह लगे हुए हैं, मेक श्योर डेटा लीक फ्री, ताकि पानी ज़ाया ना हो। क्लोज फॉसेट्स, फॉसेट्स कहते हैं टूटियों को, इन चीज़ों को, इसको फॉसेट कहते हैं, ठीक है। फॉसेट्स वाइल सोपिंग एंड रिंसिंग क्लॉथिंग्स, हाथ को धोते वक्त या कपड़ों को धोते वक्त
फासिट को क्लोज रखा करें, ठीक है। जिस टाइम हाथ धोना हो उसी टाइम नलके को ऑन कर ले, फिर साबुन लगाते वक्त नलके को ऑफ रखा करें, और फिर जब दोबारा हाथ धोना हो तो फिर नलके को ऑन कर ले, तो इससे भी आपके पास पानी की बचत होगी। यूज वेस्ट वाटर इन फ्लश। आजकल जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो इस तरह का सीन कर रहे हैं कि हमारे पास उन्होंने वॉशरूम में इस तरह किया हुआ है ना कि हमारे पास बेसन जो होते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तो बेसन अलहदा लगे होते हैं और कमोड जो है वो अलहदा लगे होते हैं, ठीक है, जो आपके पास यूरोपियन स्टाइल के कमोड है। अब बेसन यहाँ पे लगा हुआ है, कमोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम पानी को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी। लेकिन आजकल डेवलप कंट्रीज ने इस तरह का किया हुआ है कि यहाँ पे ये उनके पास कमोड हो गया, ठीक है, और कमोड के साथ ही यहाँ पे उन्होंने अटैच किया होता है बेसन को, ठीक है। अब बेसन को उन्होंने अटैच किया होता है, तो यहाँ पे जब आप हाथ धोते हैं तो ये पानी जो है ये चला जाता है फ्लशिंग सिस्टम में, फ्लशिंग सिस्टम में ये पानी सेव हो जाता है, और फिर जब कमोड के ऊपर फ्लश करते हैं तो ये पानी जो है वहां पे यूटिलाइज हो जाता है। तो जो वेस्ट वाटर होता है हमारे पास वो फ्लशिंग में यूज हो जाती है, ठीक है। कमोड को वाटर क्लोजेट कहा जाता है, इंग्लिश में वाटर क्लोजेट। So this is another way of domestic conservation of water. Avoid flushing unnecessarily. Use sprinkle irrigation in your garden. Free flooding के बजाय sprinkle irrigation को use कर लिया करें। इंडस्ट्रियल कंजर्वेशन, इंस्टॉल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन द फैक्ट्री। इसके ऊपर तो ऑलरेडी हमने ढेर सारी डिस्कशन की। यूज कूलिंग वाटर फॉर गार्डनिंग इरिगेशन, जो इंडस्ट्रियल यूज के बाद हमारे पास जो पानी आगे जाकर बह रहा है, अगर उसी को हम कूल करके गार्डनिंग इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी यूज कर ले। डेवलप न्यू प्लांट प्रोसेसेस व्हिच रिक्वायर लेस वाटर, इस तरह की जदीद मशीनरी को हम रिप्लेस करें पुराने मशीनरियों को कि उसमें पानी का जो इस्तेमाल हो वो कम से कम हो। Use water which when it is discharged from various processes. Check the efficiency of your water equipment on regular basis. Use of salt water instead of fresh water. Industrial usages में salty water को use कर लिया करें instead of fresh water, ताकि fresh water के ऊपर हमारे पास जो है ये stresses कम से कम हो, इसके ऊपर stresses ना बढ़े। Is it clear? यस सर। सर जो पिछला उसमें सर ये क्वेश्चन था कि सर जो लीकेज है, वाटर लीकेज, सर मैंने कहीं पढ़ा था कि ये 30 to 35% जो वेस्टेज है, डोमेस्टिक वेस्टेज, ये लीकेज होती है। सर ये ठीक है? अच्छा, बस नंबर्स के बारे में तो देखिए 30 to 35% आपने कहीं पे पढ़ा है, तो अब डोंट नो उन्होंने कहाँ से पिक किया हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई सॉलिड नंबर आपने देनी हो तो इसके लिए हमेशा इस चीज के लिए जस्टिफिकेशन चाहिए होती है कि ये सारे नंबर आपने कहाँ से पिक किया हुआ है, ठीक है। अगर अब फर्ज करें अब WHO की कोई रिपोर्ट है तो हम फिर रेफर कर सकते हैं कि हमने WHO की रिपोर्ट से पिक किया हुआ। तो आई डोंट नो अबाउट दिस नंबर, तो अब ये जहाँ पे लिखा हुआ था उन्होंने कोई रीजन इसके साथ दिया होगा कि कहाँ से उन्होंने ये वैल्यू पिक की हुई है, ठीक है। तो लेकिन मुझे मेरे इल्म में नहीं है ये बात कि 30 to 35% इज ड्यू टू लीकेज, ये देखने वाली बात है, ठीक है। ओके। Agriculture conservation, improved methods of irrigation like drip irrigation and sprinkle irrigation must be used। इसके ऊपर तो ऑलरेडी इस स्लाइड से पहले ही हमने डिस्कशन कर लिया कि ड्रिप इरिगेशन क्या चीज़ है, स्प्रिंकल इरिगेशन क्या चीज़ है। फिर भी मैं बता देता हूँ अगर किसी ने उस वक्त सुना नहीं था। स्प्रिंकल इरिगेशन मीन्स के पानी को हम स्प्रिंकल कर ले, जिस तरह एक स्लाइड के ऊपर यहाँ पे एक पिक्चर भी था ये कि पानी को इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर ले, दिस इज स्प्रिंकल इरिगेशन। और ड्रिप इरिगेशन मीन्स के पानी जहाँ जहाँ पे हमारे पास पौधे लगे हुए हैं, जिस तरह इंसान को ड्रिप के जरिए हम अगर जिस तरह ताकत के लिए कोई ड्रिप लगाई जाती है ना, उसी तरह पौधों के लिए भी इस तरह। ये देखें, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अब यहाँ पे ये हमारे पास पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे एक पाइप है, तो इस पाइप के जरिए जो है पार्टिकुलरली ड्रिप्स के जरिए जो है सिर्फ इन पौधों को ही पानी सप्लाई किया जाता है, ना कि इस रिमेनिंग जमीन को, ताकि पानी हमारे पास जाया ना हो, ठीक है। तो अगर पहले हमारे पास 100 लीटर पानी रिक्वायर्ड था, अब 5 से 10 लीटर में भी काम चल जाएगा, 80-90 लीटर पानी जो है हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। कन्वेंशनल फ्लडिंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन शुड बी डिस्करेज। जो कन्वेंशनल मेथड्स है, जिस तरह ये फ्री फ्लडिंग हो गया, दीज शुड बी डिस्करेज, क्योंकि इसमें हमारे पास लॉसेस बहुत ज्यादा होती है। अवॉइड एक्सेस इरिगेशन बाय यूजिंग लाइन कैनाल्स। लाइन कैनाल्स को हमने यूज करना चाहिए। एक्सेस इरिगेशन मींस कि हमारे पास जिस तरह मैंने बताया ना कि अनलाइन कैनाल में आपके पास लॉसेस बहुत ज्यादा होती है, तो इरिगेशन के लिए पानी भी बहुत ज्यादा आपके पास रिक्वायर्ड होगा, पर तो लाइन कैनाल से अगर हम रिप्लेस कर ले तो बेहतर होगा। रिड्यूसिंग लॉसेस फ्रॉम कैनाल्स, लॉसेस को हम रिड्यूस कर ले कैनाल से, लाइन कैनाल्स के जरिए हम लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर जिस तरह आपके पास माउंटेनियस रीजन होते हैं तो वहाँ पे तो आपके पास यूजुअली राख होती है, तो राख में तो आपके पास लॉसेस नहीं होती। जिस तरह मलाकन को अगर आप में से किसी का गुजर हो तो मलाकन के पहाड़ों के नीचे जो है
उन्होंने सुरंग बनाए हुए हैं पानी के बहाव के लिए, ठीक है, और आपके पास कोई भी लैंड नहीं है लेकिन उसमें लाजिम नहीं होती, वजह यह है कि वो राख का बना हुआ है, ठीक है, वो पहाड़ जो है वो राख के बने हुए, उसमें लाजिम नहीं होती। लेकिन जहाँ पे आपके पास साइल हो तो जो एरोड हो सकती हो तो उसके ऊपर कंक्रीट का कुछ वर्क किया जा सकता है ताकि लॉसेस को हम मिनिमाइज कर लें। इरिगेट फील्ड्स एट अर्ली मॉर्निंग्स आर एट नाइट्स व्हेन इवेपोरेशन इज मिनिमल। खेतों को इस ऐसे टाइम इरिगेट करना चाहिए जहाँ पे हमारे पास इवेपोरेशन के लॉसेस कम हो। अब अगर आपके पास गर्मी का मौसम है और दिन के 12-1 बजे आप फील्ड को इरिगेट करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, आपके पास लॉसेस होंगी। लेकिन अगर सुबह के वक्त या रात के वक्त हम इरिगेशन करेंगे तो इवेपोरेशन लॉसेस जो है वो कम से कम होंगे हमारे पास। ये ड्रिप इरिगेशन की बात होगी कि हमारे पास स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आर वन अल्टरनेटिव कि हम इसको अगर अडॉप्ट कर ले इस मेथड को तो ये अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को भी देख ले कि ये तो हमारे पास एक बेहतर सोल्यूशन है, लेकिन क्या हमारे लोग इसके ऊपर आमादा भी होंगे कि हाँ हम इस मेथड को यूज़ कर ले, क्योंकि यूजुअली तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस तरह के स्कीम्स को डेवलप कर ले, ठीक है ना, पैसे नहीं होते, इकोनॉमी होती, इकोनॉमिकल मुश्किलात होती है। So due to drip irrigation, small amounts of water are delivered to the roots by perforated tubing. इस ट्यूबिंग सिस्टम के जरिए जो है आगे पास सिर्फ और सिर्फ इन पौधों के रूट्स को पानी सप्लाई किया जाता है। What are solutions for the future? We must find long-term solutions that balance the needs of people and ecosystems while taking into consideration climate change. हमें ऐसे मंसूबों के ऊपर सोचना चाहिए कि हमारे पास जो है इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो और पानी जो है उसको हम कंजर्व कर लें। अच्छा, व्हाट इज डिसेलिनेशन? अब हमारे पास पानी जो है वो आगे जाके सीज का हिस्सा बनती चली जा रही है। सीज में ऑलरेडी, समंदरों में ऑलरेडी जो पानी मौजूद है वो साल्टी वाटर है हमारे पास, तो उस पानी को हम किस तरह से जो है ये अब यूज़ करने के काबिल बना सकते हैं। तो डिसेलिनेशन मीन्स कि उससे हम साल्ट को रिमूव कर लें, ठीक है। द रिमूविंग ऑफ साल्ट फ्रॉम साल्टी वाटर इज डिसेलिनेशन। किस तरह कर सकते हैं? यहाँ पे हो गया सी वाटर, हीटिंग करेंगे, साल्ट रह जाएगा यहाँ पे, जो पानी इवापोरेट होगा यहाँ पे उसको कूल करेंगे ताकि कंडेंस हो और फिर से जो है ये पानी के पाम में कन्वर्ट हो, तो दिस इज नाउ फ्रेश वाटर, इसको फिर हम यूज कर सकते हैं। बट दिस इज इनएफिशिएंट। व्हाई दिस इज इनएफिशिएंट? एनीवन? व्हाई दिस मेथड इज इनएफिशिएंट? सर कॉस्ट की वजह से। कास्ट की वजह से, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। कितने किसके लिए कौन सा सिस्टम जो है वो सेट कर सकते हैं हम कि हम सी वाटर को पहले हीट करें और फिर इस कास्ट की वजह से, तो ये हमारे पास एक इनएफिशिएंट मेथड है ना। इसको डेवलपिंग कंट्रीज जो है, बल्कि डेवलप कंट्रीज भी जो है इसको एफर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, एक है ट्रांसपोर्टिंग वाटर। ट्रांसपोर्टिंग वाटर मीन्स के पानी को हम ट्रांसपोर्ट करें किसी इलाके के लिए ताकि उन वहाँ पे वो लोग यूज कर ले, लेकिन ये भी हमारे पास जो है इनएफिशिएंट मेथड है, ठीक है। ये भी हमारे जी 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 तो ये भी हमारे पास एक इनएफिशिएंट मेथड है। जिस तरह आपके हमारे पास जो है ये डिसेलिनेशन एक इनएफिशिएंट मेथड था कि हम, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके पास अब किस तरह से हम समंदर से पानी जो है किसी इलाके को सप्लाई कर सकते हैं। इस पानी को सप्लाई करने के लिए भी जो वाटर सप्लाई सिस्टम हमारे पास चाहिए होगा उसको हम एफर्ट नहीं कर सकते, तो दिस इज आल्सो नॉट एन इकोनॉमिकल सोल्यूशन, ठीक है। तो इनसे ये हमारे पास क्योंकि इकोनॉमिकल सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हमें जो है अभी से इस तरह के स्ट्रेटजीज बनाने चाहिए ताकि आगे जाके हम मुश्किलात में न फंसे और हमारे पास जो नेचुरल वाटर के रिसोर्स है वो कंजर्व हो। जी, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव? नो सर। सर अच्छा, ये एग्रीकल्चर यूजेस जो हैं, आपने कहा कि 65% यूज होता है इसमें, जी जी लेकिन बिल्कुल। सर हमने अक्सर देखा है जो वेस्ट वाटर होता है वही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अक्सर यूज होता है, बहुत यहाँ कम मिसाल सर। के तौर पर कौन सा वेस्ट वाटर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है? सर जिस तरह ये बोर्ड केनाल है सर, ये बोर्ड से जो केनाल निकला हुआ है, अच्छा जी जो जी बोर्ड में सर ये जी जी आगे जाता है नौशहरा में सर, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है। जी 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 इसी तरह सर इस साइड पे एक दूसरा तो जो नहर है वो बोर्ड में जो केनाल बना हुआ है ना, उसमें पानी कहाँ से आ रहा है? उसमें तो पानी वेस्ट वाटर नहीं है, ठीक है ना। सर उसको तो अक्सर हम वो वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर है। उसको तो नहीं, वो वेस्ट वाटर नहीं है, वो हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन पर्पज के लिए है, लेकिन लोग जो है उसको उसमें वेस्ट डाल देते हैं और उसको वेस्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जाके फसलों में भी ये मसले मसाइल बन सकती है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक के वेस्ट है तो आपके पास
जो फसलों का उगना होगा उससे ये भी डिस्टर्ब होगा। तो दिस इज नॉट अ वेस्ट वाटर, ठीक है, वो वेस्ट वाटर नहीं है, वो तो प्रॉपरली रिवर से लिया गया पानी है इरिगेशन पर्पज के लिए। लेकिन लोग जो है उसको इरिगेशन से पहुंचने से पहले पहले उसको कंटिमिनेट कर लेती है, ठीक है जी। क्लियर है या नहीं? यस सर। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। यस सर, आ रहा तो है सर। बाय डिफॉल्ट जो है आप सब जिसने भी मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है आज, बाय डिफॉल्ट आप सबकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। तो अटेंडेंस आप सबकी हो गई है। अगर आप मीटिंग को लीव करना चाहते हैं तो आप लीव कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेहरबानी चलिए सर, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जालान, इसके बाद हमारी कोई सर। दूसरी क्लास है? सॉरी फॉर दैट। जालान। शाकिर अहमद, आप अपने नाम को एडिट करके इसके साथ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के जिस तरह आपके बाकी दोस्तों ने लिखा हुआ है, ठीक है। कर लेंगे सर, कर लेंगे। जालान कब ने करेंगे क्लास आप लेफ्ट ये कर तो? दी है। इमाद दूसरी क्लास